बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर है। गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर में यहाँ तक ये जो वर्ड है सबसे पहले ये समझें। लफ्ज़ गैस्ट्रो मीन्स स्टमक and esophageal is from esophagus, and esophagus means food pipe, and reflux is also the combination of two words. ये भी दो words से बना है। Re means bag and flux is for the flow. So here a definition arises that the bag flow of the food content from stomach to esophagus is known as gastroesophageal reflux disorder. यानी ये वो मेडिकल कंडीशन है जिसमें फूड स्टमक से नॉर्मली ड्यूडेनम की तरफ जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में चली जाती है, लेकिन इस कंडीशन में फूड लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर्स को ओपन करके एसोफेगस में दोबारा वापस ओरल कैविटी की तरफ फ्लो करती है। तो इस कंडीशन को या इस डिजीज को गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। और पीपल विद एस्थमा is a respiratory distress or problem in which dyspnea occurs, or the shortness of breath occurs, or difficulty in breathing occurs. तो वो लोग जो अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं उनमें गर्ड यानी गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर के रिस्क बहुत ज़्यादा होती है। और उसके लिए रीज़न ये है कि अस्थमा में जो फ्लेयर्स अप आते हैं, फ्लेयर्स अप का मतलब ये है कि फ्लेयर्स अप में जो प्रेशर इनसाइड द चेस्ट कैविटी वो इंक्रीज हो जाती है और वो प्रेशर लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर्स को लूज कर देती हैं। वहाँ पर जो स्फिंक्टर्स लगे होते हैं जो एसोफेगस में फूड कंटेंट को नीचे अलाउ करके स्टमक में जाने देती है और स्टमक से उसे उसकी बैक फ्लो को रोक देती है, ये लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर्स का काम है। तो वहाँ पर वो लूज हो जाती है। लूज का मतलब है कि वो इरेगुलरली या एबनॉर्मली ओपन हो जाती है या उसकी वो स्ट्रेंथ ऑफ क्लोजर जो है वो कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से फूड जो है वो एसोफेगस में आती है। तो ये अस्थमा फ्लेयर्स अप, ये एक मेन काज है जो कि लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर्स को रिलीज कर देते हैं या रिलैक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से स्टमक कंटेंट वापस एसोफेगस में चले जाते हैं। और 15 to 20% ये एमसीक्यूज है, इंपॉर्टेंट है, याद रखें इसको। 15 to 20% एडल्ट्स में गर्ड का प्रॉब्लम कॉमन है और 10% लोगों में हार्ट बार्न और इसके साथ साथ इनडाइजेशन। मैदे की जलन को हार्ट बार्न कहते हैं, हार्ट बार्न, और इनडाइजेशन मीन बदहजमी। तो 10% लोगों में हार्ट बार्न और इनडाइजेशन का मसला होता है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स अब ये देख लें, ये पैथोफिजियोलॉजी मैंने यहाँ पर एक खूबसूरत सा डायग्राम बनाया है, इसके लिए ये आप देख लें। ये है आपका एसोफेगस, ये एरिया, ये एसोफेगस है, जितना भी ये एरिया है ये सारा ये एसोफेगस है। ये आपके लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर्स हैं, नॉर्मल कंडीशन में इस तरह होता है, यानी हेल्दी स्टमक इस तरह होता है। जब गर्ड प्रॉब्लम ना हो तो नॉर्मली ये जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर्स हैं इसी तरह लोकेटेड होते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका स्टमक है, ये कार्डिया ऑफ द स्टमक, this is body of the stomach, and this is the fundus of the stomach, this is the body of the stomach, and this is the cardia of the stomach. और ये यहाँ से ऑनवर्ड जो एरिया है ये ड्यूडेनम है, स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से शुरू हो जाती है। नॉर्मली डियर स्टूडेंट्स फूड की जो फ्लो है वो इस साइड से आकर ओरल कैविटी से या माउथ से एसोफेगस में आती है, एसोफेगस से आकर वो स्टमक में आ जाती है। ये लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर्स को क्रॉस करके इनको ओपन करके ये इसी तरह ओपन हो जाते हैं और ये फूड कंटेंट स्टमक में इधर आ जाती है। यहाँ पर जब स्टमक में आ जाए तो ये जो आपका स्फिंक्टर है ये दोबारा से क्लोज हो जाते हैं ताकि ये फ्लो जो यहाँ पर दोबारा एसोफेगस की तरफ हो जाए वो क्लोज हो, वो बंद हो जाए। लेकिन गर्ड में इस तरह हो जाता है, ये जो नॉर्मली यहाँ पर क्लोजर्स लगे होते हैं या लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर्स लगे होते हैं ये फ्लेयर्स अप कर जाते हैं। फ्लेयर्स अप का मतलब इनकी एंगल बिल्कुल ऑपोजिट हो जाती है, तो ये बिल्कुल ऊपर की तरफ फिर इनकी ओपनिंग हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी ओपनिंग ये बिल्कुल ऑपोजिट हो जाती है, जिसकी वजह से, और ये इसका रीजन मैंने पहले बता दिया कि जो फ्लेयर्स अप होती हैं स्टमक, और इसके साथ साथ आगे भी इसकी रीजंस पढ़ेंगे, काजेस पढ़ेंगे कि जब स्टमक कंटेंट की अमाउंट या उनकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाए तो ये ऊपर की तरफ आना या यहाँ पर दोबारा इनकी प्रेशर एक्सर्शन की वजह से ये जो यहाँ पर स्फिंक्टर्स लगे होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। जब ये रिलैक्स हो जाएं डियर स्टूडेंट्स तो ये फूड कंटेंट्स दोबारा जाकर
एसोफेगस में चले जाते हैं। इसी तरह यहाँ से ये फूड कंटेंट क्या करते हैं, दोबारा आके यहाँ पर एसोफेगस में चले जाते हैं। तो इस कंडीशन को हम फिर क्या कहते हैं, इसको हम गर्ड कहते हैं या इसको गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर कहते हैं। और ये डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास स्फिंक्टर्स होते हैं, इनकी नेचर जो है बाय नेचर ये फाइबर प्रोटीन से बनी होती हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स पे मैंने ऑलरेडी ये मुकम्मल, ये आप रीड करें तो ये एग्जैक्टली इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन इसमें नहीं है और बड़े कम्प्लेक्स तरीके से यहाँ पर दी गई है, जो मैंने यहाँ पर सिंपली डायग्राम में आपको समझा दिया है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स को कंट्रीब्यूट करते हैं या उसे पैदा करते हैं, उसको इंक्रीज करते हैं। सबसे पहला, गैस्ट्रिक वॉल्यूम जब इंक्रीज हो जाए, और वो गैस्ट्रिक वॉल्यूम किस चीज़ की वजह से, पोस्ट मील्स की वजह से। पोस्ट मील्स का मतलब ये है कि आपने रेगुलर खाना खाते हैं 2 टाइम्स एज एन एग्जांपल अ डे, लेकिन उसके बाद फिर आप बार बार आफ्टर दैट स्टिल यू आर टेकिंग फूड, स्टिल यू आर फीडिंग अगेन एंड अगेन। सो दिस इज increase the amount of food in the stomach, which increase the volume of the stomach, which increase the pressure on the stomach, which leads a human towards GERD or gastroesophageal reflux disorder. नंबर 2, सेकंड फैक्टर क्या है, पोजीशन। वो पोजीशन मिसाल के तौर पर बेंडिंग पोजीशन या लाइंग डाउन पोजीशन, इसमें इस तरह होता है। बेंडिंग पोजीशन में वो स्टमक जो है नॉर्मली आपका स्टमक डाउन होनी चाहिए और एसोफेगस अप होनी चाहिए, लेकिन इसमें इस तरह होता है कि स्टमक अप आ जाती है, स्टमक की पोजीशन एसोफेगस की पोजीशन पर ऊपर आ जाती है, और ये जब अप आ जाए तो ये स्टमक कंटेंट फ्लो करती है कहाँ पर, एसोफेगस की तरफ। तो ये लाइंग पोजीशन और बेंडिंग पोजीशन ये भी एक फैक्टर है, और इसके साथ साथ इंक्रीज प्रेशर ड्यू टू ओबेसिटी और टाइट क्लॉथिंग। टाइट क्लॉथ की वजह से या ओबेसिटी की वजह से ये स्टमक पर प्रेशर इंक्रीज करती हैं, और स्टमक पर प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो है वो लूज हो जाती हैं, जिसकी वजह से रिफ्लक्स या बैक फ्लो ऑफ द फूड कंटेंट टुवर्ड्स द एसोफेगस आ जाती है। इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, hiatal hernia is one of the factor contributes to gastroesophageal reflux. Now, what is hiatal hernia? The next topic is hiatal hernia. We will discuss it in detail over there, but let me make your mind sit from here. Hiatal hernia ये एक मेडिकल कंडीशन है डियर स्टूडेंट्स, जिसमें one organ in which one organ protrudes का मतलब है कि वो आउट पाउचिंग करती हैं, यानी वो ट्रांसफर हो जाती है फ्रॉम वन पॉइंट या फ्रॉम वन कैविटी टू अनदर कैविटी, यानी एक कैविटी से वो दूसरी कैविटी में चली जाती है। मिसाल के तौर पर स्टमक आपका एक ऑर्गन है, वो नॉर्मली कहाँ पर होती है, एब्डोमिनल कैविटी में होती है, लेकिन वो हाइलेटल हर्निया में स्टमक या लोअर इसोफेजियल एनी पार्ट जो है वो थोरैसिक कैविटी में चला जाता है। तो ये प्रोट्रूडेंस या ट्रांसफर, इसको हाइलेटल हर्निया कहते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, नॉर्मली पेरिस्टालिसिस और हमारे पास तो सलाइवरी सेक्रीशन में बाइकार्बोनेट्स होती हैं। बाइकार्बोनेट इज बाय नेचर एक मेटाबॉलिक अल्कलोसिक सब्सटेंस है। ये वो सब्सटेंस है जो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस ले आती है, यानी वहां पर बेसिसिटी काज करती हैं, अल्कलोसिस काज करती हैं, यानी पीएच को इंक्रीज करती हैं, यानी 7 से लेकर 14 तक ये अल्कलोसिस हैं डियर स्टूडेंट्स, और 7 से लेकर 1 तक या 0 तक ये क्या है, ये एसिडोसिस हैं। नाउ इसमें इस तरह होता है कि ये बाइकार्बोनेट्स और पेरिस्टालिसिस ये गैस्ट्रिक जूस को न्यूट्रलाइज करते हैं, उसकी एसिडिटी को कम कर देती हैं, लेकिन स्लीप के टाइम में या गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर में ये जब एबनॉर्मली फूड कंटेंट या जो आपकी एसिडिटी है स्टमक की, वो जब एसोफेगस की तरफ मूवमेंट करती है, तो आपका जो म्यूकोजा है, म्यूकोजा मींस द इनर लाइनिंग ऑफ द एसोफेगस इज नोन एज म्यूकोजा। ये म्यूकोजा डैमेज हो जाती है या इन्फ्लेम हो जाती है, और ये डैमेज और इन्फ्लेम किस वजह से, इंक्रीज अमाउंट ऑफ HCl की वजह से ये हो जाती हैं। और इन्फ्लेमेशन पर मैंने डिटेल से लास्ट लेक्चर में मैंने बात की है, और स्क्रीन राइट कॉर्नर इस आइकन से आपको वो लिंक मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। ये नाउ स्टूडेंट्स, जब म्यूकोजा और इन्फ्लेमेशन ये लॉन्ग टाइम के लिए हो जाए और एसिडिटी की एक्सपोजर ज्यादा हो जाए, तो नंबर 1 अल्सर काज होगा। अल्सर मीन वॉन्ड हो बन जाएगा वहां पर इसोफेगस में। इसके साथ साथ फ्राइबल म्यूकोजा बन जाएगा। फ्राइबल म्यूकोजा क्या है? फ्राइबल म्यूकोजा इज अ कंडीशन इन विच
the esophagus, the inner part of the esophagus, or any part of the esophagus, any part of the gastrointestinal system get bleeded easily and damaged easily with contact. यानी इसमें जो एसोफेगस की इनर लाइनिंग है म्यूकोजा, वो आसानी से डैमेज भी हो सकती है, वहां से ब्लीडिंग भी हो सकती है अगर वो उसके साथ कोई चीज कंटेक्ट में आ जाए। नाउ मैनिफेस्टेशंस क्या है डियर स्टूडेंट्स? मैनिफेस्टेशन में हार्ट बर्न आफ्टर मील, मैदे की जलन खाने के बाद, while bending over or recumbent in verse at नाइट, मील के टाइम पर और बेंडिंग टाइम पर, जब आप बेंडिंग पोजीशन में बैठते हो या रिकम्बेंट पोजीशन में 90 डिग्रीज में या इससे ज्यादा डिग्री में, जहां पर वो पोजीशन जिसमें स्टमक जो है वो अबव द एसोफेगस आ जाती है और फूड कंटेंट्स स्टमक से एसोफेगस की तरफ फ्लो करती हैं। और इसके साथ साथ एट नाइट, क्योंकि नाइट के टाइम में अक्सर स्टमक जो है वो अबव द एसोफेगस आ जाती है और सुबह के टाइम जब बंदा उठ जाता है तो वाइटर सी टेस्ट मुंह में आ जाते हैं या तुरस सी पानी जो होती है वो मुंह में आ जाते हैं। उसका बेसिक रीजन ये है। महव रिगर्गिटेशन, रिगर्गिटेशन का मतलब ये है द बैक फ्लो और सोर मटेरियल्स इन द माउथ। ये यहाँ पर जो मैंने ये बात की बिल्कुल एग्जैक्टली यही पॉइंट है ये भी, कि जो बाइटर टेस्ट होती हैं सोर टेस्ट, वो कंटेंट माउथ में आ जाती हैं और इसके साथ साथ पेन भी होगा पेशेंट को और स्वेलिंग भी होगी। और स्वेलिंग इज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन, जब इन्फ्लेमेशन होगा तो स्वेलिंग होगी। और पेन इस वजह से क्योंकि जो म्यूकोजा लेयर है वहां पर इन्फ्लेमेशन हुई है। इसके साथ साथ चेस्ट पेन होगा और चेस्ट पेन इज ड्यू टू द एसोफेगस डैमेज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज अमाउंट ऑफ एसिडिटी। एसोफेगस में डैमेज है और एसिडिटी की इंक्रीज की वजह से जो काज हुई है, तो इस वजह से चेस्ट पेन फील होगा और नाजिया फील होगा। नाजिया का मतलब, नाजिया पे मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर अपलोड की है, उसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी। नाजिया और इसके साथ साथ वोमिटिंग और ये सारी चीज़ें। ये क्यों नाजिया आपको क्यों फील होगा? नाजिया इनडाइजेशन की वजह से और इसके साथ साथ इंक्रीज गैस्ट्रिक प्रेशर की वजह से आपको फील होगा। इसके साथ साथ ब्लोटिंग, गैस और बेल्चिंग, ये तीनों सिमिलर टर्म्स हैं। इस पर इंशाल्लाह एक शॉर्ट वीडियो अपलोड भी करूंगा इंशाल्लाह शॉर्ट। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको बताऊं कि बेल्चिंग इज बाय द मीन ऑफ गैस इन द स्टमक, यानी जो गैस आप ओरली इनहेल करते हैं और स्टमक में वो चली जाती है, उसको जब आप एक्सहेल दोबारा करते हो ओरली तो इसको बेल्चिंग कहते हैं। वाइल ब्लोटिंग इज द गैस इन द इंटेस्टाइन, जिसकी वजह से वो मरोड़ और क्रैम्प्स जो है एब्डोमिनल क्रैम्प्स आ जाते हैं, ये इसको ब्लोटिंग कहते हैं। दैट इज द मेन डिफरेंस। इसके साथ साथ लंप जैसे आपको फील होगा, लंप पे भी ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में बात की है। और लंप जो है वो इन्फ्लेमेशन, क्योंकि इन्फ्लेमेशन काज हुई है और इन्फ्लेमेशन में स्वेलिंग काज हुई है, तो इसकी वजह से आपको एक लंप इज एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यूज व्हिच यू कैन फील एंड सेंस। नाउ लेट्स सी दिस डायग्राम डियर स्टूडेंट्स। इसमें यहाँ पर इर्रेगुलर डायग्राम नंबर 1 में इर्रेगुलर ओपनिंग ऑफ लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर्स, यहाँ पर ये इसको बोलस कहते हैं। ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर फूड से बन जाती है इसको बोलस कहते हैं। और ये है इनकॉम्पिटेंट इनकम्प्लीट और वीकर। इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ द लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर इज नोन एज इनकॉम्पिटेंट और इनकम्पिटेंसी। और इंक्रीज इंट्रागैस्ट्रिक प्रेशर की वजह से, ये प्रेशर जब इंक्रीज हो जाए तो ये बोलस जो है वो लोअर, यहाँ पर लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर्स को ओपन करते हैं, जिस तरह यहाँ पर ओपन है और फूड इजीली जो है वो मूवमेंट करती है इन दी एसोफेगस। तो यहाँ पर भी फूड आके इस लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर्स को ओपन करके ये दोनों इस साइड पर मूवमेंट करेंगे और ओपन होके ये स्टमक कंटेंट ऊपर की तरफ आ जाएंगे। एंड इंट्रागैस्ट्रिक, intra is for the inside and gastric is for the stomach, so the pressure inside the stomach is known as intragastric pressure. Now let's study the complications of GERD. उसमें सबसे पहला जो complication है स्टूडेंट्स वो esophageal strictures है। Esophageal stricture is a condition in which the esophagus get narrow, or this narrowness is occurred because of inflammation and swelling और inflammation की वजह से। Now let's study the complications of GERD. उसमें सबसे जो फूड पाइप है उसका नैरो हो जाना, इसको एसोफेजियल स्ट्रेचर्स कहते हैं, जिसकी वजह से डिस्फेजिया भी हो सकते हैं। यानी इस नैरोनेस की वजह से डिस्फेजिया मीन डिफिकल्टी एंड स्वेलिंग।
Barrett esophagus क्या है dear students? Barrett esophagus means changes in the lining of the esophagus due to chronic exposure of acidity or acids is known as Barrett esophagus. यानी esophageal cancer के लिए भी एक खतरा बन सकता है। इसके साथ साथ इसका एक कॉम्प्लिकेशन एसोफेजाइटिस भी है। द इन्फ्लेमेशन ऑफ एसोफेगस इज नोन एज एसोफेजाइटिस। इसके साथ साथ डायग्नोस्टिक टेस्ट इसके लिए जो है सबसे पहला वो बैरियम स्वेलो, ये एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिसमें लिक्विड के साथ बैरियम सल्फेट ये सब्सटेंस को पेशेंट्स में स्वेलो किया जाता है, जो कि ये बैरियम सल्फेट जाकर एसोफेगस और स्टमक इनके लाइनिंग्स में वहां पर स्टिक हो जाती हैं और फिर उस पर कंटिन्यूस एक्स रे अप्लाई किया जाते हैं। और ये कंटिन्यूस एक्स रेज, क्योंकि ये बैरियम सल्फेट, बेरियम यहाँ पर जो है ये एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, जब इन पर एक्स रेज एक्सपोज होती है तो वहां पर ये स्क्रीन पर यहाँ पर एक स्क्रीन लगी होती है, अप्लाई किया जाते हैं और ये कंटिन्यूस एक्स रेज, क्योंकि ये बैरियम यानी वो रैपिड इमेजेस लेती हैं जो कि एक फिल्म या एक वीडियो प्रोड्यूस करती हैं, इसको बैरियम स्वेलो कहते हैं। ये इवैल्यूएशन ऑफ एसोफेगस के लिए, स्टमक के लिए और समटाइम्स स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए भी यूज किया जाता है। इसके साथ साथ जीआईटी की एंडोस्कोपी है। एंडोस्कोपी में एक ट्यूब इंसर्ट किया जाता है जिसमें कैमरा लगा होता है, जिसके जरिए स्टमक और एसोफेगस की विजुअलाइजेशन की जाती है, उसे देखी जाती है एक स्क्रीन पर। इसके साथ साथ 24 आवर्स पीएच मॉनिटरिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गर्ड जो है ये मेनली और गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ गर्ड इसको इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि गर्ड आता ही मेनली एसिडिटी की वजह से। जब आप पीएच को 24 घंटे हर 24 आवर्स में चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कितनी अमाउंट में एसिडिटी प्रोड्यूस हुई है और कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ एसिडिटी प्रोड्यूस हुई है। तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसके साथ साथ गेस्ट्रो इसोफेजियल मोटेलिटी यानी पेरिस्टालिसिस और इसके साथ साथ एसोफेजियल मैनोमेट्री, वहां पर esophageal manometry means the measurement of the pressure inside the esophagus is known as esophageal manometry, यानी वो रैपिड इमेजेस लेती हैं जो कि एक फिल्म या एक वीडियो प्रोड्यूस करती हैं, इसको बैरियम स्वेलो कहते हैं। ये इवैल्यूएशन ऑफ एसोफेगस के लिए, स्टमक के लिए और समटाइम्स स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए भी यूज किया जाता है। इसके साथ साथ जीआईटी की एंडोस्कोपी है। एंडोस्कोपी में एक नाउ डियर स्टूडेंट्स ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहला जो ट्रीटमेंट है वो लाइफस्टाइल में चेंजेस हैं। लाइफस्टाइल मतलब एक्सरसाइज, मील टाइम वगैरह, इसमें चेंजेस। इसके साथ साथ डाइट में मॉडिफिकेशन, कि कौन सी फूड खानी है, फूड की सिलेक्शन जो है उसमें चेंजेस करना है, इसको फूड मॉडिफिकेशन कहते हैं या डाइट मॉडिफिकेशन कहते हैं। इसके साथ साथ मेडिकेशन में मिसाल के तौर पर डिफरेंट एंटासिड्स आपने देने हैं। एंटासिड वो मेडिकेशन होते हैं जो कि स्टमक की एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं और इस पर डिटेल से मैंने फार्माकोलॉजी में बात की है, वो लिंक यहाँ से आपको मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। एंटासिड में मिसाल के तौर पर राइजिक आपको बाजार में मिलती है। इसके साथ साथ ओमेप्राजोल जो होते हैं और इसके साथ साथ सिमेटाडीन जो है, ये सारे वो ड्रग्स हैं जो कि स्टमक की एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए वो ये मेडिकेशन इस्तेमाल की जाते हैं। ये मेडिकेशन की डिटेल में सबसे पहले एंटासिड्स आते हैं। ये माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स अगर गर्ड के हों तो उसमें दिए जाते हैं। और एंटासिड में मिसाल के तौर पर म्यूटेन है, ट्राइसेल है और इसके साथ साथ मेलेंटा और गेविस्टान, ये सारे सिरप्स के फॉर्म में आते हैं और ये सारे मेडिकेशन एंटासिड्स हैं, यानी अमाउंट ऑफ एसिड को डिक्रीज करने वाले हैं स्टमक में। H2 रिसेप्टर्स ब्लॉकर वो ड्रग्स हैं डियर स्टूडेंट्स कि जो H2 रिसेप्टर पर एक्ट करके इनको ब्लॉक कर देते हैं, इनकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देते हैं। और H2 रिसेप्टर्स का काम है कि वो HCl की प्रोडक्शन करती हैं और ये ट्वाइस अ डे, यानी उसको आपने 2 मरतबा दिन में देनी है। और इनके एग्जाम्पल सिमेटाडीन और रेनिटिडीन, फोमेटिडीन और इसके साथ साथ नेजेटिडीन, ये सारे जो सिरप्स हैं ये H2 रिसेप्टर ब्लॉकर मेडिकेशन है। इसके साथ साथ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर आप देंगे। प्रोटॉन पंप का क्या? प्रोटॉन पंप्स का काम ये है कि वो HCl की प्रोडक्शन करती हैं, यानी ये H2 रिसेप्टर जो है वो प्रोटॉन पंप्स पर ही लगे होते हैं और इन दोनों का काम क्या है? HCl की प्रोडक्शन है, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस करते हैं। और इनमें मिसाल जो एग्जांपल्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखें। यहाँ पर मैंने सबसे पहले यहाँ पर लिखी है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज, ये मेडिकेशन याद रखें। एंटासिड्स कौन से हैं इसमें, H2 रिसेप्टर्स ब्लॉकर कौन से हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स कौन कौन से हैं। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में ओमेप्राजोल है जो मार्केट में राइजिक के नाम से मिलते हैं। इसके साथ साथ लेंजोप्राजोल है जो कि प्रिवेसिड के नाम से मिलती हैं और ये इनिशियली जो है 8 वीक्स से लेकर 3 मंथ्स तक ये दी जाती हैं। Now, dear students,
प्रोमोटेलिटी एजेंट्स वो एजेंट्स होते हैं जो कि पेरिस्टालिसिस को इंक्रीज करें या कि स्टमक की मूवमेंट को इंक्रीज करें। तो इनहांसेस द एसोफेजियल क्लियरेंस, ये एसोफेजियल क्लियरेंस को इंक्रीज करती है और इसके साथ साथ गैस्ट्रिक एम्पटिंग इसको इंक्रीज करती है। गैस्ट्रिक एम्पटिंग मीन द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय स्टमक टू पुल और पुश इट्स कंटेंट्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। और प्रोमोटेलिटी एजेंट में हमारे पास मेटोक्लोप्रामाइड जो कि मार्केट में रेग्लैन के नाम से या रेग्लान के नाम से मिलते हैं डियर स्टूडेंट्स। नाउ सर्जरी भी एक ट्रीटमेंट है, लेकिन ये अगर कोई पेशेंट मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट और मॉडिफिकेशन ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस से ठीक नहीं होता तो फिर उसके लिए हम सर्जरी करते हैं। और सर्जिकल प्रोसीजर के लिए उसमें हम लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर जो है, लेप्रोस्कोपिक ये एक मैनिमल इन्वेजन है या मैनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर है जिसमें एक स्मॉल कट लगाया जाता है एब्डोमिनल कैविटी में या एब्डोमेन है और उसमें एक ट्यूब इंसर्ट किया जाता है जिसमें एक कैमरा लगा होता है और वहां से आप एब्डोमिनल स्टडी करते हैं। वहां पर स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, जितने भी एबनॉर्मेलिटीज होते हैं वहां पर वो उसको देखा जाता है। और वो लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर किस चीज के लिए, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर्स को टाइट करने के लिए जो है वो हम लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर करते हैं। और अब उसको कैसे टाइट किया जाता है तो वो यहाँ पर आप देखें, ये नाइसन फंडोप्लिकेशन के थ्रू ये लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर को टाइट किया जाता है। ये एक सर्जिकल ट्रीटमेंट है डियर स्टूडेंट जो कि सीवियर गर्ड में की जाती है और उसमें जो फंडस पार्ट ऑफ द स्टमक है यानी जो इनिशिएशन वाला पार्ट ऑफ द स्टमक है, यहाँ पर ये पार्ट ये जो आता है इसको फंडस कहते हैं। ये फंडस को 360 डिग्री लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर से रेप किया जाता है और ये किस लिए, ताकि लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर की स्ट्रेंथ आ जाए। तो इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, नाइसन फंडोप्लिकेशन। इसके साथ साथ डाइटरी मैनेजमेंट में आपने क्या करनी है, डाइटरी मैनेजमेंट में आपने फूड मॉडिफिकेशन करनी है और लाइफस्टाइल में आपने एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज में मॉडिफिकेशन करनी है। तो सबसे पहले आप एसिडिक फूड को, जिसमें टोमेटोज, स्पाइसी और सिट्रस फूड आते हैं, क्योंकि ऑलरेडी स्टमक में एसिडिटी इंक्रीज है, और इसके साथ साथ कॉफ़ी की जो यूज़ है वो कम करें। इसके साथ साथ वो फूड जो कि एसोफेजियल स्फिंक्टर्स को उसकी रिलैक्सेशन काज करती है या इसके साथ साथ गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम को डिले करती है, इसको आप अवॉइड करें। मिसाल के तौर पर अगर आप फैटी फूड लेते हैं या कोई चॉकलेट्स वगैरह या पेपरमेंट और इसके साथ साथ अल्कोहल की अगर आप यूज़ करते हैं तो इनका काम क्या है, ये एसोफेजियल स्फिंक्टर को रिलैक्स करते हैं और इसके साथ साथ गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम को डिले करते हैं और इन दोनों की वजह से गैस्ट्रिक एसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर जो है ये आ जाती हैं। इसके साथ साथ बॉडी की वेट को आइडियल रखें। ये आइडियल का मतलब है कि ओबेसिटी को कम करें, क्योंकि जब ओबेसिटी इंक्रीज हो जाती है तो इसकी वजह से गैस्ट्रिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इसके साथ साथ जो खाना आप खाते हैं स्मॉल मील्स खाएं, यानी खाना कम खाएं और 2 घंटे तक आप न लेटें और इसके साथ साथ बेड पर जाने से 3 घंटे पहले आप खाना खाएं, ये इंपॉर्टेंट है, ये अपने पास याद रखें। इसके साथ साथ जब आप सोते हैं तो 6 to 8 इंचेस आप बेड का जो हेड है उसको एलिवेट रखें, उसको ऊपर रखें ताकि स्टमक जो है वो डाउन रहे और एसोफेगस अपवर्ड रहे। इसके साथ स्मोकिंग अवॉइड करें, स्मोकिंग के साथ साथ बेंडिंग पोजीशन में रहना ये अवॉइड करें और लूज फिटिंग जो है ये क्लॉथिंग, जब आप वो क्लॉथ्स वो पहने जो कि लूज हो यानी ज़्यादा टाइट ना हो, जो कि स्टमक पर प्रेशर जो है वो एग्जर्ट ना करें। इसके साथ साथ मील की जो साइज है यानी अमाउंट है उसको कंट्रोल करें और इसके साथ साथ हेवी मील्स लेने से आप उसको। अब डियर स्टूडेंट्स आपके नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होंगे। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, और इम्बैलेंस न्यूट्रिशन किस वजह से, क्योंकि इनडाइजेशन है ऑलरेडी और इनडाइजेशन की वजह से न्यूट्रिशन की कमी आ जाएगी तो इसको इम्बैलेंस न्यूट्रिशन कहते हैं। एबिलिटी टू इनटेक इनफ फूड बिकॉज ऑफ रिफ्लक्स, रिफ्लक्स की वजह से इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, ये आपका पहला डायग्नोज होगा। दूसरा पेन दैट इज एक्यूट, एक्यूट मीन शॉर्ट टर्म, acute pain related to irritated esophageal mucosa और imbalance nutrition पर ऑलरेडी पहले बात की है। इसके साथ साथ impaired टिश्यूज की इंटेग्रिटी कम होगी और उसकी जो बेसिक रीजन है वो esophageal एक्सपोजर टू गैस्ट्रिक एसिड्स, यानी गैस्ट्रिक एसिड्स की वजह से टिश्यू की इंटेग्रिटी इम्पेयर्ड होगा पेशेंट में, ये आपका
अगला नर्सिंग डायग्नोसिस होगा, क्योंकि इंटेग्रिटी वो एसिडिटी की अमाउंट की इंक्रीज की वजह से इम्पैक्ट होती है, जिसकी वजह से टिश्यूज डैमेज हो जाती है, इन्फ्लेम हो जाती है और वो इंटीग्रिटी ऑफ द टिश्यूज को जो है वो डिक्रीज करती हैं। एबिलिटी टू इनटेक इनफ फूड बिकॉज ऑफ रिफ्लक्स, रिफ्लक्स की वजह से इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, ये आपका पहला डायग्नोज होगा। दूसरा, पेन दैट इज एक्यूट, एक्यूट मीन शॉर्ट से, नाजिया रिलेटेड टू इरिटेशन ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोजा, गैस्ट्रिक म्यूकोसा की वजह से नाजिया होना यानी वोमिटिंग फील होना, और जो सेकेंडरी टू गर्ड होगा गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर को सेकेंडरी होगा, यानी प्राइमरीली उसका जो रीजन है वो इरिटेशन ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा, और जो सेकेंडरी रीजन होगा उसके लिए, यानी अब गैस्ट्रिक म्यूकोसा किस वजह से काज है, वो गर्ड की वजह से, तो नाजिया रिलेटेड टू इरिटेशन ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा सेकेंडरी टू गर्ड, ये आपका अगला नर्सिंग डायग्नोसिस हो। याद रखें डियर स्टूडेंट्स, इरिटेशन का क्या मतलब, इरिटेशन मीन द फीलिंग ऑफ डिसकंफर्ट और डिसईजीनेस ड्यू टू म्यूकोसा इन्फ्लेमेशन इन द गैस्ट्रिक म्यूकोसा इज नोन एज इरिटेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट या नर्सिंग इंटरवेंशन आपके क्या होंगे? अवॉइड फैक्टर्स दैट कॉज रिफ्लक्स, वो फैक्टर जो रिफ्लक्स काज करें, यानी फूड कंटेंट को दोबारा पुश करें इसोफेगस में, उसको अवॉइड करें, यानी उसमें सबसे पहले स्मोकिंग को अवॉइड करें और एसिडिक फूड को जो है वो कम करें। इसके साथ साथ हेड ऑफ द बेड जो है, HOB मीन हेड ऑफ द बेड, वो अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री तक एलिवेट करें, और खाना जब आप खाएं तो 2 से 3 घंटे पहले जब आप बेड पर जाते हैं तो आप खाना खाएं। इसके साथ साथ पेशेंट को टीचिंग दें और वो लाइफस्टाइल के बारे में उसको टीच करें, इसके साथ साथ डाइट के बारे में, और इसके साथ साथ मेडिकेशन से। नाजिया रिलेटेड टू इरिटेशन ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा, गैस्ट्रिक म्यूकोसा की वजह से नाजिया होना यानी वोमिटिंग फील होना, और जो सेकेंडरी टू गर्ड होगा गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर को सेकेंडरी होगा, यानी प्राइमरीली उसका जो रीजन है वो इरिटेशन ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा, और जो सेकेंडरी रीजन होगा उसके लिए, यानी अब गैस्ट्रिक म्यूकोसा उसको इस्तेमाल करें। नेक्स्ट इज ड्रग थेरेपी। ड्रग थेरेपी का मतलब है कि ड्रग यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिजीज इज नोन एज ड्रग थेरेपी, और इसमें आप उसको एजुकेट करें कि ड्रग इफेक्टिवनेस और इसके साथ साथ साइड इफेक्ट्स के बारे में। ड्रग इफेक्टिवनेस का मतलब है कि लेस द डोज हायर द इफेक्ट इज नोन एज ड्रग इफेक्टिवनेस, और साइड इफेक्ट मीन एनी एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द मेडिसिन, और इस पर फार्माकोलॉजी में मैंने बड़े डिटेल से बात की है, आप यहाँ से वो लेक्चर देख सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट the today's topic. If anyone has any question, so you can ask the question. See you soon in the next lecture. Till that, Allah Hafiz.